जैसा कि आप सब जानते हैं कि 7 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड हेल्थ डे है और वर्ल्ड हेल्थ डे के अंतर्गत ओनली माय हेल्थ आपके लिए एक सीरीज लेकर आया है जहां हम अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, तो उसी के चलते आज का जो टॉपिक है वो है हार्ट फेलियर। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इतने सारे केसेस हार्ट फेलियर से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं, तो उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, डॉक्टर युगल के मिश्रा, चीफ क्लिनिकल सर्विसेज हेड ऑफ कार्डियक साइंसेज एंड चीफ कार्डियोवास्कुलर सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका से। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर युगल, प्लीज सेंड मी द रिक्वेस्ट। और आपके मन में अगर हार्ट फेलियर से रिलेटेड या हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो सभी क्वेश्चंस मैं डॉक्टर से पूछ सकूं। बाकी आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको अभी जो ये हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप और किस किस हेल्थ टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं, तो हम उन सभी हेल्थ टॉपिक्स पर आगे डिस्कशंस लेकर आएंगे। तो आप कमेंट करके प्लीज बताइए। So somebody has asked, why do sudden chest pressure? Hello. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. सर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक ही है हार्ट फेलियर, तो हम स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स से। तो क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं हार्ट फेलियर के जो पहले से पता लगने स्टार्ट हो जाते हैं? मीरा, मैं आपके दर्शकों को एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि उनको डिफरेंशिएट कर सकें कि व्हाट इज ए हार्ट फेलियर एंड व्हाट इज ए हार्ट अरेस्ट। ज्यादातर लोग इन दो वर्ड से काफी कंफ्यूज होते हैं। तो जो हार्ट अरेस्ट होता है उसका मतलब होता है कि आपका हार्ट काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया, उसको हम कहते हैं हार्ट अरेस्ट। और हार्ट फेलियर ये होता है कि जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है, या तो एक्यूटली तुरंत या कि धीरे धीरे, जिसको कहते हैं हम। एक होता है एक्यूट हार्ट फेलियर, दूसरा होता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में किसी वजह से मैकेनिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हार्ट के एकदम से हार्ट फेलियर में चला जाता है, उसको जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। और जो क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है वो कुछ बीमारियों की वजह से जो हार्ट के अंदर होती है, इनको कि हम फर्दर एलोबरेट करेंगे, उनके स्लोली डेवलप होने से ये क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है। अब ये देखिए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट फेलियर के, जो कि आपका मूलतः प्रश्न है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो होता है हार्ट फेलियर का होता है वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी। आप जब चलते हो, क्लाइंब करते हो, तो आपकी सांस फूलने लगती है, आप रूटीन काम नहीं कर पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है। इसके साथ में दूसरा सिम्टम्स ये होता है एयर हंगर होती है। आप जैसे सांस जो लेते हो ना, ऑक्सीजन की डिमांड, तो वो ऑक्सीजन आपको हमेशा लगता रहता है कि आपको एयर और ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन और ज्यादा चाहिए, ये चीज। तीसरा क्या होता है कि आपके शरीर के जैसा पल्पिटेशन होने लगता है, रिदम डिस्टर्बेंस हो जाता है। कभी कभी नॉर्मली आपका 70 या 80 हार्ट रेट होता है, हार्ट फेलियर के पेशेंट में बढ़ करके 80, 90, 100, 150 तक जा सकता है। इसके साथ में शरीर के अंदर स्वेलिंग होने लगती है। आपके जो फीट हैं, जो लोअर लिम्ब है, उसमें स्वेलिंग आने लगती है। आपके पेट के अंदर पानी जमा होने लगता है, तो उसमें भी पेट फूलने लगता है, जिसको हम इंग्लिश टर्म में, अपने मेडिकल टर्म में एसाइटिस बोलते हैं। उसमें वाटर का कलेक्शन आपके एब्डोमेन के अंदर होने लगता है, तो स्वेलिंग होती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, रिदम बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ और क्या हो सकता है, और ये होता है जैसे कि कभी कभी जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ या राइट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ तो लंग्स में पानी भर जाता है, जिससे कि जब आप सांस लेते हैं तो एक तरह की आवाज आती है। देखा होगा कुछ पेशेंट जब सांस ले रहे होते हैं तो एक तरह की गड़गड़ाहट की आवाज आती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि उनके लंग जो हैं वो फ्लूइड से फ्लडेड हो गए हैं। तो ये अमूमन ये सिम्टम्स, एक टिपिकल जो सिम्टम्स होते हैं
वो इस तरह के होते हैं। सो किसी भी व्यक्ति को ये सिम्टम्स आने लगे तो अपने डॉक्टर को निश्चित रूप से संपर्क करें और फर्दर डायग्नोसिस कराने की कोशिश करें और इलाज कराने की कोशिश करें। जी, जी, बिल्कुल। ये तो सर आपने सिम्पटम्स के बारे में हमने बात की, लेकिन क्या हार्ट फेलियर के कुछ टाइप्स भी होते हैं? जी, जी, निश्चित रूप से। पर एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक दो टाइप है कि एक्यूट हार्ट फेलियर और दूसरा होता है क्रॉनिक हार्ट फेलियर। एक्यूट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान ली हार्ट के अंदर कुछ वाल्व होते हैं, वो किसी वजह से एकदम से टूट जाए, या कि एकदम से हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक हुआ और आपका हार्ट फंक्शन एकदम से, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको बोलते हैं, उसमें सडनली एक्यूट हार्ट फेलियर हो सकता है, तो सिम्टम्स तुरंत जमा हो जाते हैं। दूसरा होता है क्रॉनिक, कुछ हार्ट के अंदर कुछ जो चेंजेज आते हैं वो धीरे 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 होते हैं, जैसे वाल्व की प्रॉब्लम होती है, या कि और भी दूसरे जो क्रॉनिक हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे अपीयर होते हैं। तो एक तो ये टाइप होती है। दूसरी टाइप क्या होते हैं कि इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर होता है। दूसरा कहते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर, और तीसरा होता है फॉरवर्ड फेलियर। तीन तरह के मुख्य होते हैं। फिर इनमें फर्दर टाइपिंग है, जैसे लेफ्ट साइडेड जो हार्ट फेलियर होता है वो दो तरह से हो सकता है। वो क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वो पंप करके जो ब्लड है वो आपको भेजता है पूरे शरीर में। अब पंपिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड में फिर दो होते हैं, एक को कहते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक को बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर है उसमें क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स में, लेफ्ट साइड की हार्ट की मसल्स में वीकनेस होती है, तो उनकी पंपिंग कैपेसिटी होती है जो हार्ट से ब्लड को सारे शरीर को भेजते हैं वो कम हो जाती है। एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपकी जो डायस्टोलिक फेज में जो हार्ट के अंदर ब्लड सारे शरीर से वापस लौटता है, लंग में प्यूरिफाई होता है और फिर जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो यदि कोई रिस्ट्रिक्शन हो गया लेफ्ट साइड की हार्ट में तो जितनी ब्लड की कैपेसिटी उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, इसलिए उनको डायस्टोलिक फेलियर हो जाता है। और वो किस वजह से हो सकता है? वो हो सकता है कि आपके हार्ट की मसल्स हाइपरट्रॉफिड हो जाए। जैसे कि जब किसी भी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर होता है ना तो उसका हार्ट जो होती है, मसल जो होती है वो हाइपरट्रॉफिड हो जाती है। या किसी को ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन आती है जिसमें कि जो हार्ट की मेम्ब्रेन होती है वो थिक हो जाए तो वो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। या कि रिस्ट्रिक्टिव हार्ट फेलियर जिसको कहते हैं, उसमें हार्ट की मसल्स और हार्ट की जो चेम्बर है उनमें रिस्ट्रिक्शन हो जाए, वो पूरी तरह से फैल ना पाए। तो जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हैं ये वैरायटी हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के। इसके बाद होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसको यूजुअली हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। उसमें क्या होता है कि जो राइट साइड का हार्ट है वो फेल होने लगता है, जिससे कि जो ब्लड है लंग्स में वो जमा हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। तो दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा होता है जो जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड फेलियर, जो कि बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता पर सर्टेन कंडीशंस होती है, जैसे थायरोटॉक्सिकोसिस। जब जो 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 आपकी थायराइड ग्लैंड है वो उसमें फंक्शन, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, वो टॉक्सिक लेवल पे चला जाए तो उसको कहते हैं हम थायरोटॉक्सिकोसिस। उसमें फॉरवर्ड फेलियर होने लगता है। या कि शरीर के अंदर कुछ एवी फिस्टुला, आर्टरी और वेन जो होती है ना वो यदि एक दूसरे से जुड़ जाए डायरेक्टली, उसमें भी ये फॉरवर्ड फेलियर होता है। तो ये बहुत कॉमन नहीं है पर हो सकता है। तो मूलतः एक्यूट हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, इसके बाद सिस्टोलिक, डायस्टोलिक जो कि लेफ्ट साइडेड फेलियर में हुआ, और राइट साइडेड फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये वैरायटी होती है। जी, बिल्कुल। आई होप ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव हुआ होगा, क्योंकि आपने सारे टाइप्स को बहुत ही डिटेल में बताया। अच्छा सर, कुछ मेडिकल डिवाइसेस का भी रोल क्या होता है हार्ट फेलियर को उसके ट्रीटमेंट में? जी, तो आप ये जो किस वजह से हार्ट फेलियर होता है उसी को नजरअंदाज करके उसकी डायग्नोसिस बना के, डायग्नोस्टिक हम कैसे बनाते हैं? सिम्टम को देख करके, कुछ एग्जामिनेशन करके, हिस्ट्री लेकर के,
इसके बाद इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं। इन सबको करने के बाद हम एक डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये हार्ट फेलियर किस वजह से हुआ है, और डिपेंडिंग ऑन दैट हम फिर इसको ट्रीट करते हैं। कुछ मेडिकल डिवाइसेस हैं जो कॉमनली यूज होती हैं, उनमें से एक को कहते हैं रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। जब हार्ट के अंदर फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट रेट या तो स्लो हो जाती है, उसको हम बढ़ाते हैं, उसके लिए हम एक पेसमेकर यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि कई पेशेंट को, हर पेशेंट पे तो यूज नहीं हो सकती, इसके लिए हम इको करते हैं, ईसीजी करते हैं, और उसको आई डोंट वांट टू गो इनटू टेक्निकल डिटेल, बट इन नटसेल ये हम बताना चाहेंगे कि ऐसे पेशेंट्स इसमें रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और उनके हार्ट फेलियर है, उनमें ये जो रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी जिसमें कि हम पेसमेकर यूज करते हैं वो हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है कि एक हम डिफिब्रिलेटर लगाते हैं, पेसमेकर की तरह होता है, उसको ऑटोमेटिकली AICD बोलते हैं, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर। उसमें क्या होता है कि कुछ एक पेशेंट जिनको हार्ट फेलियर होता है उनको रिदम का इश्यू हो जाता है, और कभी कभी वो दे कैन डाई व्हाइल दे आर स्लीपिंग। ओके, तो उसको बचाने के लिए एक AICD होता है जो कि हम पेसमेकर की तरह की डिवाइस है, उसको हम इम्प्लांट करते हैं। इसमें कंप्यूटर होता है जो कि डिटेक्ट करता है, डायग्नोसिस बनाता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, फिब्रिलेशन हो रहा होता है, या कि टैकीकार्डिया VT या VF आपने सुना होगा, ये हो रहा था, तो उसको डायग्नोस करते हैं और इसके बाद उसको शॉक देते हैं, फायर करते हैं। एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली, डिवाइस ही डायग्नोस करता है और डिवाइस ही फायर करता है। तो पेसमेकर हो सकता है जिसको हम बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर कहते हैं, या AICD होता है, डिफिब्रिलेटर होता है, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नई चीज आई है पिछले 10-15 साल में, उसको कहते हैं हम वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, ये जो डिवाइसेस है मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है, और ये इम्प्लांटेबल भी हो सकता है और बाहर से भी होता है, बिना इम्प्लांटेबल भी हो सकता है, दो तरह की। लेकिन हम अभी इम्प्लांटेबल की बात करेंगे, जो कि शरीर के अंदर इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, और उसका ड्राइवर बैटरी सिस्टम होता है। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट जो हैंग करते हुए चलते हैं साइड में बैग में, जिसमें बैटरी होती है और ड्राइवर सिस्टम होता है, और जो डिवाइस होता है वो हार्ट के अंदर अटैच होता है इनसाइड द चेस्ट। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। ये जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस होते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द साइट कहाँ लगाते हैं, कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस और बाई वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर की फेलियर होता है तो उसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यूज करते हैं। जब राइट वेंट्रिकुलर फेल होता है तो हम राइट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यूज करते हैं, और जब दोनों वेंट्रिकल फेल हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं बाई वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। ये जो डिवाइसेस होते हैं स्मॉल 150 से 200 ग्राम के होते हैं, जो कि हार्ट के अंदर अटैच कर दिए जाते हैं। वहां से एक ड्राइविंग केबल बाहर आता है स्टमक के पास से, जिसको कि हम फिर ड्राइवर से कनेक्ट करते हैं और उसमें फिर एनर्जी देते हैं। यदि पेशेंट घर में है तो जो रेगुलर डोमेस्टिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है उससे कनेक्ट करते हैं। यदि वो मोबाइल है, एयरप्लेन में जा रहा है, कार में जा रहा है, तो फिर वो बैटरी से एनर्जी हम देते हैं। जो बैटरी, 2 बैटरी होती हैं जो कि 6 से 8 घंटे तक काम करती हैं। और ये ऐसे पेशेंट जो कि L बेड में है या बाई बेड में है या R बेड में है, वो उन बैटरी के माध्यम से एनर्जी मिलती है, एंड दे कैन गो अक्रॉस अप टू 8 आवर्स। दे कैन गो लाइक हमने भी कई एक पेशेंट जिनका कि हमने L बेड लगाया है मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में, वो इराक के हैं, तो वो आराम से फ्लाइट में, जो 6 घंटे की फ्लाइट है, उसमें बैठ करके इन बैटरी के द्वारा अपने कंट्री चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नई डिस्कवरी है जो पिछले कई सालों से हुई है, जिसमें कि हम इम्प्लांटेबल वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाना शुरू किए हैं। और ये जो है ना, अभी जो नया एक डिवाइस है जो सबसे लेटेस्ट है, उसको हम बोलते हैं हार्टमेट 3। ये जो हार्टमेट, पहले क्या होता था कि जो मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम जो होते थे उसमें ब्लड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूस काम करते हैं तो उसमें ब्लड डिस्ट्रक्शन होता था। लेकिन जो ये हार्टमेट 3 नया डिवाइस है, ये मैग्नेटिक लेविटेशन है, इसमें मैग्नेटिक ड्राइव है, जिससे कि क्या होता है कि ब्लड का कांटेक्ट सरफेस से डायरेक्ट नहीं होता और इसमें ब्लड डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो ये एक बड़ा नया बहुत ही
नया ये डिवाइस है जो पिछले 3, 4, 5, 6 साल में आया है, और इसकी वजह से बड़े सारे पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो गई। जी, आपने जैसे अभी मेडिकल डिवाइसेस की जो इम्प्लांट की जाती हैं हार्ट में, उनके बारे में आपने जो डिस्कशन हमने किया, उसमें एक तो पॉइंट आपने बताया कि कंफर्टेबल हो जाता है पेशेंट, जैसे कि आपने इराक वाले का एग्जांपल दिया। क्या इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं, और हैं तो क्या? देखिए, डेफिनेटली कोई भी डिवाइस बिना रिस्क के तो नहीं होता। हमें वे करना पड़ता है कि फायदा कितना है, नुकसान कितना है। यदि फायदा बहुत ज्यादा है तो हम लगाएंगे, और छोटा मोटा नुकसान है उसको अवॉइड करेंगे कॉम्प्लिकेशन को। तो पहले ये आपको हम बता दें कि जो डिवाइस है ये एक्चुअली उस पर्टिकुलर हार्ट के चेम्बर का काम डिवाइस करता है। मान लीजिए लेफ्ट हार्ट जैसे है वो फेलियर में जा रहा है, वो पंपिंग नहीं कर पा रहा है, तो वो जो लेफ्ट हार्ट की पंपिंग है ये डिवाइस करता है। जो ब्लड लेफ्ट हार्ट में आता है उसको वहां से सक करके पूरे बॉडी को फेंकता है। तो बेसिकली जो लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस है वो लेफ्ट हार्ट का जो फंक्शन है वो डिवाइस कर रहा है। अब ये जो चीज है लगी हुई है, ये तो फॉरेन बॉडी है ना, जो कि हार्ट के अंदर इम्प्लांटेबल है। ब्लड लेफ्ट हार्ट से इस डिवाइस के अंदर आता है, यहां से फिर ये पूरे शरीर को फेंका जाता है। अब कैसे फेंका जाता है, इसमें एक ट्यूब होती है जो कि इस डिवाइस से कनेक्टेड होती है, और ये ट्यूब फिर हम एओर्टा में स्टिच कर देते हैं, जहां से कि ब्लड पूरे शरीर को जाता है। अब ये देखने की बात है कि ये डिवाइस जो लगाते हैं लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस, वो किन किन सिचुएशन में लगाते हैं। तो ये जो डिवाइस, मान लीजिए कोई पेशेंट है जो डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर का है वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, पर वो हार्ट जो है ना सारे मरीजों को तो नहीं मिल सकता। बड़े सारे पेशेंट हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में है, इतने सारे हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ पेशेंट हैं जो हार्ट फेलियर के हैं, सबको तो हार्ट नहीं मिल सकता ना। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है वो वेट कर रहे होते हैं, और कई एक पेशेंट तो वेट करते करते ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स में जो कि वेटिंग में हैं उनमें हम ये डिवाइसेस लगा देते हैं, और ये डिवाइस काम करता रहता है, और जब कभी उनको हार्ट मिल जाता है तो फिर हम उन पे हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और ये डिवाइस और वो हार्ट जो पुराना है निकाल देते हैं। तो इसको कहते हैं हम इसको हम कहते हैं ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। दूसरा एक जो एलवैड है जिसको हम यूज करते हैं, कई एक पेशेंट है जिनमें टेम्परेरी हार्ट फेलियर होता है, जैसे कि पोस्टमार्टम हार्ट फेलियर, जो डिलीवरी के बाद में कुछ लेडीज को उनके हार्ट फेलियर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं पोस्टमार्टम। डिलीवरी के बाद हार्ट फेलियर हो जाता है, या कि जैसे कि वायरल कार्डाइटिस हुआ उसमें हार्ट फेलियर हो गया, और भी कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि टेम्परेरी होती है, जैसे पॉइजनिंग में कई एक पेशेंट है जो पॉइजनिंग में हार्ट की मसल्स खराब हो गई, तो उनको टेम्परेरी हार्ट फंक्शन, इसको हम कहते हैं ब्रिज टू रिकवरी। मतलब हार्ट जो है ना, अभी हमने डिवाइस लगा दिया, जब हार्ट की रिकवरी हो जाएगी तो डिवाइस निकाल। तीसरी एक कंडीशन जिसमें लगाते हैं उसको हम कहते हैं कि डिवाइस परमानेंट एलवैड। ऐसे पेशेंट जिनमें कि कई फैक्टर्स हैं, डायबिटिक है, किडनी खराब है, 50 चीजें हैं, ओल्ड एज है, 70 साल के, 75 के, जिनको कि हार्ट नहीं मिल सकता, ऐसे पेशेंट्स में हम ये डिवाइस है जो परमानेंट डिवाइस लगा देते हैं, जो कि ये डिवाइस 8 साल तक 10 साल तक हार्ट ट्रांसप्लांट की तरह काम करता है, और मरीज इसी से जीता रहता है। अब जो आपका क्वेश्चन था कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, डेफिनेटली एक तो ये है जब हम इम्प्लांट करते हैं तो ये हार्ट सर्जरी है, तो उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। अर्ली फेज में जब हम इम्प्लांट करते हैं तो ब्लीडिंग रुके नहीं, ब्लीड होता है, तो एक तो ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है। दूसरा आप ये जानते हो कि हार्ट सर्जरी में इन्फेक्शन की ये भी फॉरेन बॉडी है, मेटल का मटेरियल लगा हुआ है, तो लगाते समय इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तो ब्लीडिंग हो गई, दूसरा इन्फेक्शन हो गया, तीसरा क्या हो सकता है कि कभी कभी हम जब ऐसे पेशेंट हैं जिनमें कि हम ये लगाते हैं तो ये डिवाइस प्रॉपर काम करता रहे, तो हम ऐसे पेशेंट का ब्लड जो है वो थिन रखते हैं, तो ब्लड थिनर यूज करते हैं। उस ब्लड थिनर को यूज करने की वजह से कभी कभी ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ एक बहुत कॉमन नहीं पर हो सकता है। कुछ एक पेशेंट को क्या होता है, जीआई ब्लीड हो सकता है। किसी किसी पेशेंट में मान लीजिए हम एप्रोप्रिएट
ब्लड थिनर नहीं दे पाए तो क्लॉट बन जाता है इस डिवाइस के अंदर, ये हम्म थ्रोम्बोस हो जाता है डिवाइस, हम्म ठीक है ना। तो ये हम्म सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कभी कभी हम्म, क्या होता है कि डिवाइस से जो लाइन बाहर आती है, जी ड्राइव लाइन, कभी हम्म कभी उसमें इंफेक्शन हो जाता है ड्राइव लाइन में, तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ एक कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि हो सकते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है हम्म, लेकिन होते हैं। जी, इन कॉम्प्लिकेशंस का भी ध्यान रखना सकता है। बट अभी बिल्कुल जैसे डॉक्टर मिश्रा आप ये बता रहे थे कि जिन पेशेंट्स में आप परमानेंट इम्प्लांट करते हैं ये डिवाइस, जी। तो उनका आपने टाइम पीरियड बताया कुछ 8 से 10 साल तक वो चलते हैं। तो इस इन ये जो यू नो इन हाँ जी। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये मैक्सिमम जो पेशेंट अभी तक जो जिंदा रहा वो 11 साल रहा है, ओह, ठीक है ना। हुँ, जो सो तो ये इनकी लाइफ डिपेंड करती है, किसी के 5 साल, किसी के 7 साल, ठीक है ना। हुँ, तो किसी के 10 साल, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी तो होते हैं। तो जी, ये मान लीजिए कॉम्प्लिकेशन हो गए तब तो फिर मुश्किल है। पर अभी ये हुँ, देखा गया कि 11 साल तक ये डिवाइस काम कर रहे हैं। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं अपने इंडिया भर हुँ, की नहीं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी, डिवाइसेस हैं जो कि, और बड़े सारे लोग हैं हुँ, जो कि नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, लोग ड्राइव करते हैं, हुँ, लोग अपना काम करते हैं। मैं भी अमेरिका में एक फॉलो अप क्लिनिक में मैं बैठा, तो वहां मैंने देखा कि एक जो टायर बदलने का काम करता है, वो डिवाइस लगाने के बाद वो रोज अपने मैकेनिकल गैराज में काम कर रहा है, टायर बदल रहा है। एक पेशेंट था हुँ, जो 4 घंटे की अपनी ड्राइविंग करके आया अपना चेकअप कराने। जी, हमारा पेशेंट है, हमारे भी पेशेंट है जो यहाँ हमने करे हैं, वो भी कई हैं जो, जैसे स्कॉट में मैं पहले था, फोर्टिस स्कॉट में, वहां 5-6 साल पहले जो लगा था वो पेशेंट अभी भी जिंदा है। तो कई एक जी। पेशेंट्स हैं जो कि फॉलो अप में हैं, और हम देखते तो हैं कि इसका क्या कुछ मैक्सिमम टाइम पीरियड है कि ये डिवाइस इतने से इतने साल तक काम करती है और उसके बाद फिर नहीं करेगी, या फिर ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि वो कितने साल या तक काम तो ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। ये मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है ना। तो ओह, ये काम तो इसमें बेयर टेयर नहीं होता, हुँ, लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ब्लीडिंग हो गई किसी को, मान हुँ, लीजिए थ्रोम्बोसिस हो गई किसी को, तो ये सब रीजन होते हैं। या कि इम्यूनिटी, ब्लड थिनर जा रहा होता है, पेशेंट ओल्ड एज के होते हैं, हार्ट फेलियर के हैं, उनको हो सकता है उनकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो कई एक रीजन है। व्हाट मतलब देखा ये गया है कि यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डिवाइसेस लगाए जाते हैं वो लगाए जाते हैं ब्रिज टू ट्रांसप्लांट। जब उनको हार्ट हुँ, मिल गया, उनका ट्रांसप्लांटेशन हो गया, आप चले गए। कुछ एक पेशेंट हैं जिनको कि ये डिवाइस एज ए परमानेंट सोल्यूशन मिलता है, और हुँ, उनका जो लाइफ, देखिए मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो 70 साल का, 80 साल का, हुँ, 80 साल की कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, अनदर 5 ईयर, अनदर 10 ईयर्स। हुँ, उसको और भी तमाम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, किसी को किडनी हुँ, का प्रॉब्लम है, किसी को और भी दूसरे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब हुँ, कंबाइंड सिर्फ डिवाइस का ही नहीं है, हुँ, सारे फैक्टर काम में आते हैं। और बड़ी सारे कंडीशंस में डिवाइस इवन ठीक कर रहे हुँ, हैं, लेकिन उनका जो डेथ है किसी और वजह से भी हो जाता है। हाँ, तो कई मिले जुले फैक्टर्स हैं, पर इन जी, नट से ये कहा जा रहा है कि जो अभी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जो हार्टमेट 3 है, वो हुँ, करीब 8, समझ लीजिए 8 से 10 साल तक सेफली ये काम करते हैं, प्रोवाइडेड कि इनका अच्छी तरह से रख रखाव किया जाए और कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी। अच्छा, आपने अभी आई थिंक 4 to 5 मेडिकल डिवाइसेस का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया। क्या कोई और टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांसमेंट हुआ है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए? जी। तो दूसरी जो सबसे अभी जो एक और चीज आई, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ना कि मान लीजिए एक पेशेंट है जिसका, जिसे नॉर्मली है सबसे ज्यादा हम लगाते हैं वो एलवैड, लेफ्ट साइडेड फेलियर के लिए। दूसरा होता मान लीजिए कोई ऐसे पेशेंट है जिनका दोनों हार्ट, राइट के भी फेल है, लेफ्ट के भी फेल है, तो उसमें फिर हम या तो हम बाईवेंट्रिकुलर डिवाइस लगाएं, जिसको कि मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जी, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करना, दोनों की बीटिंग को एडजस्ट करना, क्योंकि उसमें फिर पहले राइट हार्ट पहले पंप करता है फिर लेफ्ट करता है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इस सब को नजरअंदाज, इस सब को देखते हुए हुँ, आजकल आया है आर्टिफिशियल हार्ट, ओह, जो पंप है, हुँ, जो मैकेनिकल पूरा हार्ट ही बन गया है। और अभी तक दुनिया में मेरे ख्याल से करीब 1500 आर्टिफिशियल हार्ट लगाए जा चुके हैं, है ना। तो ये एक बड़ी एक्सपेंसिव है, और अभी तक हमारी इंडिया में तो अभी तक नहीं लगा है, पर दुनिया में करीब 1500 से ज्यादा
टोटल आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं उसको, हम टोटल आर्टिफिशियल हार्ट जो कि लग चुके हैं। हो सकता है कि नंबर ये और भी बढ़ गया हो, अभी मुझे जानकारी करीब 1500-1600 के करीब है। तो ये एक चीज है जो कि अभी तक हमारे इंडिया में नहीं लगी है। तो कुछ एक पेशेंट है एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, जिनमें दोनों हार्ट का क्या होता है कि जब हम एलवेड लगाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो राइट साइड का हार्ट है उसकी फंक्शनिंग नॉर्मल होनी चाहिए। यदि राइट साइड का हार्ट भी फेलियर में है तब हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस नहीं लगा सकते। जैसे कि हमारा एक पेशेंट जो भी हमने रिसेंटली किया, 14 साल का इराकी बच्चा था, उसका राइट साइड का भी हार्ट मार्जिनली फेलियर में था और लेफ्ट का पूरे फेल था। तो हमने क्या किया कि हमने इम्प्लांटेबल लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस लगा दिया और राइट हार्ट को हमने टेम्परेरीली सपोर्ट किया और धीरे धीरे करके जब उसका लेफ्ट हार्ट अच्छी तरह काम करने लगा तो हमने करीब 3 हफ्ते तक इसके राइट हार्ट को सपोर्ट किया। फिर राइट हार्ट ने पिकअप कर लिया तो हमने वो डिवाइस डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये सब नए कुछ एक तरीके हैं। जो दूसरा अभी जो और ज्यादा नया जो चीज है जो डेवलप क्या होता है कि जब हम इम्प्लांटेबल वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाते हैं तो उसको एनर्जी और ड्राइविंग के लिए ना वहां से एक लाइन आती है जो बाहर से उसमें इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं और उसी की वजह से लोग बाग शावर ले सकते हैं, बात नहीं ले सकते हैं, स्विमिंग नहीं कर सकते, है ना। तो आजकल एक नई रिसर्च हुई है, जैसे आप देखते हो कि आपका जो आई जो वॉच है आपकी या कि कुछ एक फोन है जिनको कि हम डायरेक्ट कनेक्ट न करके उससे हम चार्ज कर सकते हैं, उसको टच कर दिया, जी ठीक है ना। जी जी जो आपकी वॉच होती है जो एप्पल वॉच है उसमें क्या होता है कि वो आप टच में पास में ला देते हो, एनर्जी ट्रांसफर होती रहती विदाउट डायरेक्ट कनेक्शन। ऐसे ही अब रिसर्च हो रही है जहां पर कि ट्रांसकुटेनियस एनर्जी ट्रांसफर होगा, जहां पर जो एनर्जी है वो केबल के थ्रू नहीं जाएगी बट ट्रांसकुटेनियसली जाएगी, ठीक है ना। तो ये जब आ जाएगा, इसमें रिसर्च बड़ी तेजी से चल रही है, जिस दिन ये आ जाएगा जो कि बाकी और फील्ड में आप देख ही रहे हैं, टेलीफोन अपने हमारे टेलीफोन्स में है, हमारी वॉचेस में है, ये ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जिस दिन इन वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस में आ जाएगा तो जो ये आपकी इन्फेक्शन के चांसेस हैं और आपकी जो रूटीन दिनचर्या में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो उस दिशा में भी अब काम हो रहा है। दूसरा और क्या काम हो रहा है, जैसे कि हमारा HeartMate 3 है। अभी क्या होता है कि जब इसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं और फॉलोअप में मरीज को हम अपने हॉस्पिटल में बुलाते हैं और हमारे यहाँ फिर वो स्पेशल मशीन्स होती हैं जिसमें अटैच करके उसका फंक्शन देखते हैं, पिछले महीने भर में कैसा काम किया, कि साल भर में कैसा काम किया। अब ये टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकेगी। पेशेंट मान लीजिए बैठा है इराक में और हमें इंडिया में देखना है, अभी ये चल रहा है रिसर्च और हमें उस मरीज के बारे में ऑनलाइन जानकारी हम कलेक्ट कर पाएंगे और उसको एडवाइस कर पाएंगे। जी, तो काफी कुछ हमने टेक्निकल टर्म्स पे बात कर ली कि हार्ट फेलियर सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन सी मेडिकल डिवाइसेस इम्प्लांट की जाती हैं और भी क्या क्या रिसर्च अभी ऑनगोइंग है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी हार्ट के लिए आपकी लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होनी चाहिए। सो जिस भी इंडिविजुअल में ये मेडिकल डिवाइस इम्प्लांट नहीं है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो एक हेल्दी हार्ट के लिए क्या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड आइटम्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी। अब देखिए, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसकी फैमिली में हिस्ट्री है, उसके मदर फादर को हार्ट की बीमारी रही है जी, एक वो ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है जिसकी पेरेंट्स सब ठीक ठाक थे, वो नॉर्मल इंडिविजुअल है। इन दोनों में लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। ये माना जा रहा है कि ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, जिनमें मोटापा है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और जिनमें टाइप ए पर्सनालिटी है, ऐसे पेशेंट्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कोरोनरी हार्ट डिजीज क्यों होती है, पर ये पता है कि ये ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको मैंने बताया, इनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज ज्यादा होती है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, उनको
चेकअप जो है, नॉर्मली हम कहते हैं कि 40-45 में आप अपना हार्ट शुरू करो चेकअप कराना। ऐसे पेशेंट को, ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि आप 30-35 में अपना हार्ट चेकअप कराना शुरू करो, क्योंकि आपको पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से वो बीमारी आपके पास आए। दूसरा, ऐसे पेशेंट, ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग, हम जानते हैं कि जो स्मोकिंग करते हैं, हैवी स्मोकर, उनको हार्ट की बीमारी होती है। तो स्मोकिंग डेंजरस चीज है और उनको तुरंत स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब हार्ट की बीमारी करती हैं, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, कोशिश करें। बिल्कुल। यदि आपको डायबिटीज है तो उसका पूरी तरह से कंट्रोल होना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, खान पान में जो है, जो जितनी जरूरी चीजें हैं वो फॉलो करना चाहिए। सो ऐसे व्यक्ति जिनमें हिस्ट्री है, जो पोटेंशियल है, इनको हार्ट की बीमारी हो सकती है, और हार्ट की जब बीमारी होती है इवेंचुअली उन्हीं को हार्ट फेलियर भी होता है, तो उनको डायग्नोसिस बनानी चाहिए अर्ली, जिससे कि कॉम्प्लिकेशन जो हार्ट फेलियर के होते हैं या कि हार्ट डिजीजेस के हो सकते हैं, उनको बचाया जा सके, वो हार्ट फेलियर में जा सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके और लंबे समय तक अपनी लाइफ अच्छी तरह से लीड कर सके। तो अब क्या चीजें हो सकती है? खान पान, आज की तारीख पर देख रहे हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, एनर्जी, ग्लूकोज, शुगर रिच जितने प्रोडक्ट्स है सारे आते हैं, या मैदा के बनी तमाम चीजें, चाहे वो पिज्जा हो, चाहे वो बर्गर हो, सारी चीजें मैदा में बनी है। अब ऐसा पेशेंट जिसको कि डायबिटीज है, यदि वो मैदे की बनी चीजें खाएगा तो उसका जो ग्लूकोज सर्च बहुत फास्ट होगा, ऊपर जाएगा, या कि शुगर लेगा जी। तो उन पेशेंट्स को जिनको डायबिटीज है, निश्चित रूप से इन सबको अवॉइड करना चाहिए। पेशेंट जिनमें हिस्ट्री है डायबिटीज की, पेरेंट्स को है, अभी इनको नहीं है, लेकिन यदि ये एहतियात नहीं बरते तो इनको भी हो सकती है। तो खान पान में अच्छी नींद लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत जरूरी है। इससे स्ट्रेस कम होता है, आपकी दिनचर्या ठीक रहती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। तो गुड क्वालिटी स्लीप, ये भी मैं कह रहा हूं, क्वालिटी स्लीप, ये नहीं कि आप आधे बिस्तर पे लेटे हुए नींद नहीं आ, क्वालिटी 6 to 8 आवर्स। जो आप कोई मान लीजिए कोई 30 साल का है, उसको 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, कोई 60 साल का है, उसको 6 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। स्लीप भी वेरी करती है, किसी को कोई 4 घंटे में ही अपनी नींद पूरी कर लेता, कोई 10 घंटे भी नहीं कर पाता। तो क्वालिटी स्लीप बहुत जरूरी है। एरेटिक हाई जो लाइफ स्टाइल है उससे बचना चाहिए। बड़े सारे लोग हैं जो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जगते रहते हैं और सुबह 10 बजे तक। फिर रेगुलर वॉक, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है जी। आप यदि रोज 3 से 4 किलोमीटर हफ्ते में 5 दिन वॉक करते हैं तो आपका एक लाइसेंस है कि आप बड़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं जी। तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रेनुअस, कोई यंगस्टर को तो ठीक है, कोई 60 साल का 65 का, उसको जिम में नहीं दौड़ना है, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर लोधी गार्डन में वॉक करे तो बहुत अच्छा है जी। सो खान पान में जिसको बीमारी है उनका कंट्रोल, फिजिकल एक्टिविटीज और स्ट्रेस से बचना चाहिए। स्ट्रेस बहुत जरूरी है, जो हो सके। कहना बड़ा आसान है कि आप स्ट्रेस से बच जाइए, लाइफ में सब न किसी को स्ट्रेस होता है, पर इसको यदि आप अवॉइड कर सके या कम कर सके तो उससे भी आपके हार्ट के बीमारी ना होने में मदद मिलेगी। फिर जी, बिल्कुल। ऐसे कंडीशन होते हैं, रिदम, स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर्स को रिदम की प्रॉब्लम्स हो सकती है, ताकि उनका हार्ट बीट बढ़ सकती है। यदि प्रॉपर नींद नहीं आई तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपका ब्लड प्रेशर शूट अप करता है, और यदि ब्लड प्रेशर शूट अप करता है उसके कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा हो सकता है, हार्ट की हाइपरट्रॉफी, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू ब्लड प्रेशर। सो ये सारी चीजें हैं जिनको कि निश्चित रूप से या मेडिसिन से या कि प्राणायाम से, योगा से, जैसे भी हो, या मॉर्निंग वॉक से, जैसे भी हो, कम करना जरूरी है। बिल्कुल। और ओनली माई हेल्थ तो इस बात पे बहुत जोर देता है कि अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कुछ भी करते हैं तो तुरंत ही छोड़ दें, क्योंकि ये न सिर्फ हार्ट, आपके किसी भी तरह से हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसको तुरंत अवॉइड करें। आगे बढ़ते हुए
अब हम बात करते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनमें मेडिकल डिवाइसेस इम्प्लांट हैं, जिनके हार्ट में ऑलरेडी इम्प्लांट है। तो जैसे आपने बात की कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए उनको कुछ फूड में या फिर किसी भी चीज में, कि ताकि वो इन्फेक्शन से बच भी सकें? नहीं, तो एक तो क्या होता है कि जब हमें दो तीन चीजें होती है, जैसे मान लीजिए पेसमेकर है या कि AICG का इम्प्लांट करते हैं, तो करीब 1 से 2% पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो सकता है और फिर डिवाइस को निकालना पड़ता है जी, क्योंकि ये जो डिवाइस है इनर्ट है, इसमें आप एंटीबायोटिक्स यदि आप दोगे तो वो इन पे नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि ये तो स्टील की बनी हुई है, ये फॉरेन बॉडी है, तो इससे एंटीबायोटिक असर नहीं करता। तो किसी भी चांस है, यदि पॉकेट जहां पर कि ये देखा होगा पेसमेकर का जो बैटरी है रखी है, यदि वहां इन्फेक्शन हो गया तो फिर इसको निकालना पड़ता है। अब ये है कि ये एक तो जब हम इम्प्लांट करते हैं डिवाइस, उस समय इन्फेक्शन हो सकता है, या कि मान लीजिए किसी को टूथ का प्रॉब्लम है, पायरिया है, यदि हमने उस पायरिया को बिफोर हैंड ट्रीट नहीं किया तो बाद में ये पायरिया का इन्फेक्शन है फैल करके वो डिवाइस पे भी जा सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम डिवाइस को लगाते हैं उससे पहले हम डेंटल एग्जामिनेशन कराते हैं, या कि उसकी यूरिन में मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हुआ, खास करके फीमेल पेशेंट्स में यूरिन इन्फेक्शन होता है, UTI रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उन सबको कोशिश करना चाहिए कि उनको पहले ट्रीट कर लेना चाहिए, और जब ये ट्रीट हो जाए तब इस तरह की डिवाइस इम्प्लांट करना चाहिए। तो डिवाइस का इन्फेक्शन, चाहे वो पेसमेकर हो, चाहे डिफिब्रिलेटर हो, या चाहे कि वेंटिकुलर असिस्ट डिवाइस हो, ये हम तभी लगाना चाहिए जबकि पेशेंट की बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। जब हम इन डिवाइसेस को लगाते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी लेते हैं कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो सके और इन्फेक्शन इन सब में ना जा सके। तो अवॉइड करना इन्फेक्शन बेस्ट है, लेकिन मान लीजिए कोई बाई चांस हो जाता है तो फिर हमारे पास तरीके होते हैं, एंटीबायोटिक्स है और भी चीजें जिससे कि हम इनका ट्रीटमेंट का इलाज करते हैं। तो ये इन्फेक्शन एक जरूरी चीज है। दूसरा ये है कि जैसे जिसको मान लीजिए कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस है, ऐसे पेशेंट तो 10 साल 8 साल जिंदा रहते हैं, तो वो अपनी दिनचर्या को कैसे लीड करें, ऐसे पेशेंट्स को फिर एक वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लाइफ स्टाइल हो जाती है। हम ये श्योर करते हैं कि उन पेशेंट्स को जिनमें हम वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाएं, उनकी फैमिली को हम पहले कोचिंग करते हैं, उनको बताते हैं, पेशेंट और फैमिली शुड अंडरस्टैंड क्या होने जा रहा है और कैसे इसका रखरखाव किया जाएगा। ये जो वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइसेस हैं, यदि वो किसी भी तरह से मिनट से 2-4 मिनट के लिए मान लीजिए इनकी फंक्शनिंग में इंटरप्शन हो जाता है तो लाइफ इज इन डेंजर। सो इसलिए ये जरूरी होता है कि फैमिली और पेशेंट दे आर शुड बी कोच्ड, दे शुड बी गिवन अ नॉलेज अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द डिवाइसेस एंड द डेंजर व्हिच मे अकर। तो बेसिकली आप पहले फैमिली उसके बारे में एक ब्रीफ दे देते हैं। Yes. बाकी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस करने की जरूरत है उन लोगों को? बहुत है, जिनको कि मान लीजिए वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगा हुआ है, वो शावर तो ले सकते हैं पर वो बाथ टब में नहीं जा सकते, वो स्विमिंग नहीं कर सकते। एक चीज, कई एक इंस्टेंसेस आए हैं, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग बाग डोमेस्टिक डॉग रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, उनकी जो ड्राइव लाइन है बाहर निकली होती है, सोते समय कई इंस्टेंसेस आए हैं जहां कि डॉग ने उसकी ड्राइव लाइन को चू कर लिया। Okay. So one has to very careful about the fracture of drive line, infection of drive line, prevention of other reasons. दूसरा ये है कि प्रॉपरली आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, 24 घंटे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपके पहले जैसे दिल्ली में पहले इलेक्ट्रिसिटी जाती थी तो घर में जनरेटर होना चाहिए, यूपीएस सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे आपके घर में। तो ये सब चीजें हैं जो कि मैंडेटरी हैं। जब हम किसी पेशेंट को ये लगाते हैं तो उससे पहले हम सारी हिस्ट्री ले लेते हैं, उनको इसके बारे में ब्रीफ करते हैं, और कई क्लासेस, हमारे जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो कई क्लासेस लेता है, उनको सब चीजें बताता है, कैसे कि जो आप इलेक्ट्रिकल डोमेस्टिक सप्लाई से जब इसको हम बैटरी में ले जाते हैं तो कैसे चेंज करना चाहिए, कैसे बैटरी से वापस डोमेस्टिक सप्लाई में जाना चाहिए। ये सारी चीजों के लिए वो ब्रीफ किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाती है।
क्योंकि लाइफ रिस्क, या मान लो 10 मिनट के लिए काम नहीं किया, 5 मिनट के लिए, तो लाइफ टुडे खत्म हो गई। जी तो इसलिए बिल्कुल ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर युगल मिश्रा, आप हमारे जी, साथ जुड़े और थैंक आपने बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताई अबाउट हार्ट फेलियर और मेडिकल डिवाइसेस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप ये लाइव सेशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कैसा लगा आप लोग को ये लाइव सेशन, प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू ऑडियंस फॉर यू, ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू, मीरा, थैंक यू।